बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई इशू अगर सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है तो वह है 27वीं आईनी तरमीम जो कि मुजव्वज़ा है, जो कि आने वाली है कुछ दिनों के अंदर। और खबरें ये आ रही हैं कि इसको एक मखसूस मुद्दत के अंदर हुकूमत कामयाब करवाने के लिए, पास करवाने के लिए कोशा है। और बताया यह जाता है कि 14 या 15 नवंबर तक ये मामला समेट लिया जाएगा। पहले सेनेट फिर कौमी असम्बली, इसका नतीजा क्या निकलेगा। जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। एतराज क्या है, क्या वाकई जो तासुर है कि ये तरमीम वजारत कानून में बनी नहीं, ये तो कहीं आई है, कहीं से आई है, फैक्स की गई है, भेजी गई है, ये तासुर क्यों जायल नहीं हो पा रहा। पिछले साल भी ये था, आज भी ये है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं जी। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। और मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। अब हम ये कह सकते हैं सेफली कि तरमीम आ रही है और 27वीं तरमीम कल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब ने भी गालिबन कल या परसों कहा कि बिल्कुल आ रही है, हम ला रहे हैं और वो आएगी। तो मैंने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल सर आप ला रहे हैं, हुकूमत की यार अच्छी बात है, उन्होंने इसको ओन किया। लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि जब हम जैसे खाकसार ये कहते रहे पिछले एक साल से, यानी पिछले साल अक्टूबर से कि जनाब 27वीं तरमीम आ रही है, तो हमारे बहुत से मौजूद दोस्त जो कि वफाकी काबीना के अंदर हैं और उनका मौक़िफ़ क्या रहा है। अब मेरा वैसे तो मेरा बहुत से दोस्त सवाल करते हैं, मेरा भी ना बड़ा ही आजिज़ाना सवाल है जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब से। मलिक साहब बात यह है कि फिर अभी देखें डॉक्टर साहब कहेंगे कि आपको तरमीम फैक्स हो गई है, कहीं से आ गई है, वो जो उनके जहन में है मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, तैयार कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि फिर आपको वाकई नहीं पता था कि तरमीम कोई बन रही है। क्योंकि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरे भाई बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ के, उनको पता ना हो कि तरमीम आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें बिल्कुल हम अनऑफिशियली जो है इस पे काम कर रहे थे। अच्छा। लेकिन ये मीडिया कंजम्पशन के लिए नहीं होता। हम पहले से ही बता दें कि जी हम इस पे काम कर रहे हैं, फिर आप लोगों का अगला सवाल होगा बता दें जी कौन से एरियाज हैं, कहाँ पे काम हो रहा है, किस किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। मेरे ख्याल से एक सब्र और तहम्मुल से जितने भी हुकूमती नुमाइंदे हैं उन्होंने काम लिया है इस तमाम तर मामले के ऊपर, जो एटलीस्ट एसोसिएटेड हैं। बाक़ितन सब हुकूमती पार्टी से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, MNAs हो गए, सेनेटर्स हो गए, सबको आप नहीं बता सकते। एंड ऑफ कोर्स एक टीम होती है, वही इस पे काम कर रही होती है। आप उस टीम का हिस्सा थे? एक लफ्ज जी, मैं एक लफ्ज मैंने बार बार आपके भी शो में और दीगर शोज में भी बोला, मैंने ये कहा बाज़ाब्ता तौर पे। तो इस बाज़ाब्ता तौर पे और इसके आने से पहले भी जो बिलावल साहब की ट्वीट थी उससे पहले भी एक हफ्ता पहले समझे कि वीकेंड पे जो मैं जिन शोज में था तो उस पे भी मैंने थोड़ा कर्टन रेजर आपने दे दिया था मेरा। जी मैंने कहा, मैंने यही कहा था, मैंने कहा बाज़ाब्ता तौर पे। तो ये आप देखें कि मैंने कहा मैं इतना ही कहूंगा कि बाज़ाब्ता तौर पे, तो बाज़ाब्ता तौर पे तो जाहिर बात है कि बाज़ाब्ता नहीं बेज़ाब्ता तौर पे आप काम कर रहे थे। और आपके मतलब मैं तो हमारे बहुत मोहतरम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने जिस पुरएतमादी से फरमाया, उन्होंने कहा किसी फोरम पे कोई जिक्र ही नहीं है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा यार हम तो मसा 26वीं तरमीम से अभी निबट रहे हैं, तो आप 27वीं की बात ले आए हैं। इतने सीनियर मेंबर, मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट लर्नड पर्सन्स जनाब डॉक्टर एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, उन्होंने फरमाया यार हमारे नॉलेज में तो नहीं है कि इस पर कोई काम हो रहा हो। एज लेट एज अक्टूबर जनाब का क्लिप मैंने चलाया 1 नवंबर का। तो मैं फिर यही कहूंगा, इतना तो मुझे इजाजत देना कि बाज़ाब्ता नहीं बेज़ाब्ता तौर पे आप काम जरूर कर रहे थे। और मुझे दिल पे हाथ रख के एक दफा ये भी बता दें, अभी डॉक्टर साहब ने ना पहली बात ये करनी है कि आपको तरमीम फैक्स आई है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये आपकी मिनिस्ट्री के अंदर तैयार हुई है। जी बिल्कुल, मैं दिल पे हाथ रख के आपको कह सकता हूं कि ये हमारी मिनिस्ट्री में ही हो रही है और अभी भी हम इस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि फिर अगर आप ये कहें कि जी हमें हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर कर दें, पहली तो बात है वो खयानत होगी। और उसकी वजह यह है क्योंकि जब आप इत्तेहादियों के साथ आपकी कोalition गवर्नमेंट होती है, बैक एंड फोर्थ चल रहा होता है, फिर 26वीं आईनी तरमीम के टाइम की तरह आप ही लोगों ने ये शोर मचाना है, आपने कहना है ये जो ड्राफ्ट हमारे पास आया है इसमें चेंजिंग है, जो फाइनल ड्राफ्ट है। जाहिर बात है कि एक प्रोसेस है, उस पर काम हो रहा होता है, उसमें पीपल्स पार्टी के भी सी एवोल्यूशन हो रही है, मतलब ये
एवोल्यूशन है, जाहिर बात है it's a कि इस living तमाम document, मामले के ऊपर बिल्कुल एक ठीक। वर्क इन प्रोग्रेस है और काम एब्सोल्युटली नहीं, मैं लिविंग डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा, वो तो लिविंग डॉक्यूमेंट है आईने पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक लेकिन है। मैं ये कह रहा हूं कि जो इसके पीछे जो काम हो रहा होता है मुख्तलिफ शिकों के ऊपर, मैं अब मिसाल के तौर पे आज अगर सीईसी में फैसला होता है और वो कहते हैं कि जी एनएफसी के ऊपर हमने कोई बात नहीं करनी, आर्टिकल 160 Obviously, you'll have to go back and change it, of course. हमारे ऑफ कोर्स और उसमें फिर यही होगा कि जो एनएफसी से रिलेटेड आर्टिकल होगा जो हमारा प्रपोजल था उस पर अगर एग्री नहीं करते तो मैं फिर निकालना बिल्कुल पड़ेगा। आपकी फिर आप बात कहेंगे समझ कि गया जी इस ड्राफ्ट में जो बैरिस्टर साहब आपने जो शेयर किया उसमें तो है, पर पीपल्स पार्टी वाले हाँ, draft में ये या नहीं, उनके इस हद उसमें तक तो और ठीक आपको नहीं है, इतनी तो चले आपको बेनिफिट ऑफ डाउट हम देते हैं कि ड्राफ्ट हो सकते हैं कि एक फर्स्ट ड्राफ्ट है, सेकंड है। मैं जरा डॉक्टर साहब के पास जाता हूं। डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर आप है, लेकिन मुझे जो छोटी मोटी एनाटमी सर पता है कि दिल तो लेफ्ट साइड पे ही होता है, उस पर हाथ रख के अकील मलिक साहब ने कहा है कि यकीन माने मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं कि मेरी मिनिस्ट्री में तैयार हुआ है। तो सर आप उन पे एतबार क्यों नहीं कर रहे? और हम अभी भी काम कर रहे हैं सर, वो अभी भी काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, ये वाकई काम कर रहे हैं लेकिन ये वो तंजिया काम है और ये वाकई मिनिस्ट्री में हो रही है, लेकिन अब ये मिनिस्ट्री कहीं और पड़ी हुई है, ऑफिशियली कहीं और है। बाकी मतलब जो एक्चुअली जैसे कहते हैं ना बेजाब्ते तरीके या अनऑफिशियली कहीं और जाके काम कर रहे होते वो है। देखिए, 2-3 लोग हैं, आप समेत, फैसल वाउडा समेत, जो पिछले 1 साल से मुतवातिर कह रहे हैं कि ये 27वीं तरामीम आएंगी। जी, अब ऑब्वियसली आप लोगों का शायद उस ताकतवर हलकों के साथ आपके ताल्लुकात या आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा है, लेकिन ये तो हम सब को पता था कि ये चीजें आएंगी। क्यों? ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 इयर्स, एक देखें 18वीं तरामीम आई थी, वो एक पैराडाइम शिफ्ट था पूरे सिस्टम के अंदर के डिवोल्यूशन ऑफ पावर लेकर जा रहे थे। अभी जो दोबारा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, ये कंट्रोल एंड कमांड के ऊपर कंसंट्रेट करे कि ये कंट्रोल एंड कमांड कहाँ जाएगा। अच्छा, अगर आप ये देखें उसमें जो 26वीं तरामीम के अंदर सबसे पहले आपने ये देखें कि हम लोग जुडिशरी के काटने वाले दांत कैसे हटाएं और सिर्फ दिखाने वाले दांत रहें। अच्छा जी। तो इन लोगों ने 26 तरामीम में इन लोगों ने एक एग्जेक्टिव जुडिशरी की को जन्म दिया कि जो कि पीसीओ से भी ज्यादा कमजोर और कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी हो सकती है, उधर जन्म आया। अब उसके बाद बाकी जो चीजें हैं ये, अच्छा, इसमें जो 2-3 चीजें डाल दी गई हैं, दैट इज फॉर द कंजम्पशन ऑफ अवाम। और वो क्या है कि भाई हम सेहत वापस ले लेते हैं, हम एजुकेशन वापस ले लेते हैं। भाई आप सेहत वापस लेते हैं, वजह बता दे। आप एजुकेशन वापस लेते हैं, वजह बता दे। आप कहते हैं कि भाई वफाक के पास इधर पैसे कम है या सूबों के पास पैसे ज्यादा है, आप उसको मैनेज कर ले, उसको पता बता दे। सर आप बसंत सूबों एहतराम वो मैनेज नहीं होता। वो तो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा बेसिक एनेमली है। सुन ले सर उन्होंने कहा था कि ये नहीं हो सकता। सर सुन ले, मैं आपको बताता हूँ ना कैसे मैनेज होता है। सबसे ज्यादा मसला है वो बिजली का है। जिस सूबे से बिजली चोरी होती है उस सूबे से उतने पैसे काट दे। उन्हें क्या तुम बिजली मैनेज करो, नहीं तो इतने पैसे तुम्हारे कट जाएंगे। व्हाई शुड फेडरल बी पेइंग दैट मनी टू ऑल दोस पीपल ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोविंस जहां पे चोरी होती है? इसमें मेरा सूबा अपना भी शामिल है। जी जी सर, सर दैट अलाउ मी टू आस्क यू दैट सर, कि फिर जब आपके अपनी हुकूमत उस वक्त भी थी, वफाक में भी थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा कि भाई हम 700 अरब डेफिसिट से साल शुरू करते हैं, और उन्होंने कई दफा कहा कि भाई हम तो चाय भी कर्जे की पीते हैं, पैसा ही कोई नहीं होता वफाक के पास तनख्वाहें देने के लिए भी। तो ये प्रॉब्लम तो उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था, आज भी है सर। सर ये प्रॉब्लम उस वक्त नहीं, ये प्रॉब्लम आज से नहीं, ये प्रॉब्लम पिछले साल से। उसकी बेसिक फंडामेंटल वजह ये कि हमारी इकोनॉमी जो है ना, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द, जो हम लोग डेट लेते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। हम लोगों का जो ट्रेड डेफिसिट है, विच इज द बेसिक अंडरलाइन कॉज। अभी मैं मिसाल दे देता हूं, इस वक्त पाकिस्तान में जो असल मसला आ रहा है मैं आपको बता देता हूं। आपकी इकोनॉमी इतनी श्रिंक हो गई है, आपके यहां से इन्वेस्टमेंट आने की क्या बात है, जो यहां की बड़ी बड़ी कंपनी चली गई है। पिछले
2-3 साल में आप सोचिए, सिर्फ लाहौर के अंदर 900 में से 400 इंडस्ट्रीज बंद। आपके पूरे पाकिस्तान में 10,000 कंपनीज बाहर चली गई हैं। आपकी जो पॉवर्टी है वो 50% पे चली गई है। आपके पास जो जॉबलेसनेस है वो 22% पे चली गई है। आपके पास जो इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल इंडस्ट्री ग्रोथ है जो कि जॉब क्रिएशन करती है वो नेगेटिव में जा रही है। आपके एक्सपोर्ट माइनस हो गए हैं। बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का दुरुस्त फरमाया आपने। मैं सर आपसे उस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, आप दुरुस्त फरमा रहे। सर एक सेकंड मुझे अलाउ मी ना सर। अच्छा एक बात मैं बता देता हूं, जी जी एक आखिरी बात बताता हूं सर। यही बैरिस्टर साहब थे, बिलावल भुट्टो की ट्वीट से 15 या 16 घंटे पहले ये मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। जी जी जी। और इन्होंने यही कहा था कि अभी तक बाजाब्ता तौर पे। जी जी। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता था कि ये आ रहा है, जी। इनको आज भी नहीं पता कि ड्राफ्ट क्या है। नहीं उनको पता है, इनको उस दिन भी नहीं तरामीम में भी नहीं पता था, इनको किसी को नहीं पता था। इनको ये लोग जो बोलते हैं ये दिल पे हाथ रख के करते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, दे ऑल गलत। मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोल रहे, इनको मालूम ही नहीं है। अच्छा इनको मालूम इनको मालूम नहीं मालूम। डॉक्टर साहब अगर किसी और को पता हो ना हो, मैं तो उस पे आपको दिल पे हाथ रख के कह दिया मैं काम कर रहा हूं। वो वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ है। प्लीज ये और किसी की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन तारक साहब और मैं तो वी बीन वर्किंग ऑन इट। सर तारक साहब, हाँ तारक साहब बिल्कुल ठीक। लेट मी रीफ्रेज इट, आपसे काम करवाया जा रहा है। सर काम तो इनसे प्राइम मिनिस्टर भी करवाएंगे ना सर, ये वो इनके बॉस है सर। जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर ही करवाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब मैं आई वांट यू टू एलैबोरेट ऑन दिस सर, कौन काम करवा रहा है उनसे? मेरी जरा थोड़ी सी, मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूं, प्लीज गाइड मी ऑन दिस। सर प्राइम मिनिस्टर साहब देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, और आपको पता है ना प्राइम मिनिस्टर साहब पूछ के काम करते होते हैं। अच्छा किससे कहते हैं? पूछ के बताऊंगा। अच्छा पूछ के बताऊंगे सर। आप जैसे पावरफुल लोगों को, जिनको एक साल पहले पता था कि 27वीं तरामीम आ रही है, आपसे ज्यादा पावरफुल और कौन हो सकता है? अच्छा सर मैं आई फील सो एलिवेटेड सर। आपने मुझे मैं समझ तो बड़ा कमजोर आदमी हूं मैं, लेकिन अगर आपने मुझे पावरफुल कह दिया। अकील मलिक साहब बच के रहे, मैं डॉक्टर साहब के मुताबिक मैं बड़ा पावरफुल आदमी हूं, लेकिन वो कहते हैं आपके तो वज़ीर आज़म पूछ के करते हैं काम, तो उन्होंने भी नहीं पता होना, मतलब ऑब्वियसली उनको भी नहीं पता होगा कि तरमीम हो रही है। बट क्या डॉक्टर साहब ने जो उनकी जो असर्शन है वो तो ये है कि आप लोगों को सिरे से कुछ नहीं पता इस तरमीम में क्या है, इस ड्राफ्ट में क्या है। या तो मलिक साहब आप अपने मोबाइल से निकालें सर, वो ड्राफ्ट ऐसे हम दिखा देते हैं, क्या ख्याल है सर? मैं प्रोवोक कर रहा हूं आपको वैसे। नहीं मुझे पता है आप प्रोवोक कर रहे हैं, मैं इसलिए उससे एक स्टेप आगे जाके मैं आप दोनों को दावत देता हूं कि आप लॉ मिनिस्ट्री आ जाए, यहाँ पे मैं आपको ड्राफ्ट। ये तो ना करने वाली बात हुई ना, आपका क्या पता, डॉक्टर साहब को बाहर से आप आ जाए नहीं आप आ जाए, मैं यही कह रहा हूं। जब देखें ऑब्वियसली सारे लोग ये अगर ये कहें कि सारी हुकूमत के जितने भी MNAs हैं, जितने भी सेनेटर्स हैं, वो सारे जो हैं इस पे काम कर रहे हैं या उनको सारी इस चीज का पता है, तो नहीं पता। जाहिर बात है इसी हवाले से जो है हमारे इत्तेहादियों के साथ पहला स्टेप था कि हम इत्तेहादियों के साथ ये चीज लेके जाएं, और इसी तरह हमने बड़े इत्तेहादी को पहले अप्रोच किया कि उनकी जो है नो हाउ में समझ आ जाए। आज उनकी CEC भी हो रही है, उसका क्या फाइनल फैसला आता है। हमें वैसे तो यही लग रहा है कि ज्यादातर चीजों पर वो एग्री हो जाएंगे। अगर एक दो चीजें ऐसी हुई जिसका एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म कोई आ सकता है या किसी ऑल्टरनेटिव फोरम पे जा सकती हैं, मिसाल के तौर पे NFC के हवाले से। और ये भी गलत मैं आपको तासुर दिया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊं कि जो ये कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम का रोल बैक हो रहा है, ऐसा कतई नहीं है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है, और ये गलत तासुर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि वजीर आजम ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, पॉपुलेशन देखें किधर से किधर आपकी पहुंच गई है। हर साल आप इतना एक बल जो है पॉपुलेशन का वो आप ऐड करते हैं अपने ना सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि मुल्क में और दीगर वो सब तमाम चीजें, रिसोर्सेज में जो है उनका शेयर हो जाता है, जॉब्स में हो जाता है, दीगर चीजें हैं। इस तमाम तरह हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ, ड्राफ्ट जिन पे अभी हम काम कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ हो रहा है। मुख्तलिफ इत्तेहादी, एक इत्तेहादी की डिमांड 140 है, दूसरा इत्तेहादी जो है वो उसकी एक दो और चीजों पर रिजर्वेशन है। तो इस तरह इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो कम से कम एक चीज फाइनलाइज हो जाए। अगर वो फाइनलाइज हो जाती है तो वो हम
बिल्कुल काबीना में आएगी और काबीना से वो उसका अप्रूवल होगा। मैंने फॉर स्टार्ट डॉक्टर साहब बात ये है सर एक सेकंड फॉर स्टार्ट, अभी डॉक्टर साहब क्या एक जो पार्टी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उनके 9 मुंतखब वज़ीर आला हैं, आप उन्हें खान साहब से मिलने नहीं दे रहे जब से वो आए हैं। और एक होता है ना, चले आप एक तरमीम ला रहे हैं, चले डॉक्टर साहब को आप पार्लियामेंट में सेनेट में बुलाएंगे तो आप उनसे ड्राफ्ट शेयर कर लेंगे, यू विल टेबल इट। लेकिन फॉर अ स्टार्ट अगर आपने एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, कॉन्फिडेंस देना है ऑपोजिशन को भी, क्योंकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर तो इसको ऑलरेडी कह चुके हैं एनएफसी की तकसीम को कि उनको भी उस पर अनैमली नजर आती थी। क्या पता डॉक्टर साहब आपका साथ ही दे दे बहुत से इश्यूज के ऊपर। नहीं, मैंने तो इस पर ट्वीट किया नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल मसला ये है, डॉक्टर साहब खुद बहुत अच्छे इंसान है, पर माजरत के साथ इनकी पार्टी में ये यू टर्न लेने का जो रवायत है ये बरकरार है, और मास्टर ऑफ यू टर्न्स कह लें ये तमाम तर मामला। मैंने तो खुद लगाई है, आप मेरे एक्स पे जाके देखें तो मैंने वहां पे मैंने कहा पता नहीं अब पीटीआई हमारा साथ देगी, असूलन तो पीटीआई को एनएफसी पे हमारा साथ देना चाहिए। जब वो कमेटीज में आकर देखें और कहें जी कि क्योंकि हमारे जो है लीडर ने ये बात की थी तो इसलिए अब हुकूमत ही लेके आई है, जिस पे मैं नहीं समझता कि किसी मशावरत की जरूरत है, क्योंकि उसका तो एक बड़ा सिंपल सा आपके तमाम इत्तेहादी कहते हैं कि इमरान खान साहब से अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिल लेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तमाम पाकिस्तान के जो बड़े ओपिनियन मेकर्स हैं वो कहते हैं कि अगर मिल लेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तो आप एक छोटी सी मुलाकात भी नहीं करवा रहे उनकी इमरान खान साहब से? देखिए, अगर वो प्राइवेट कैपेसिटी में मिलते हैं तो बिल्कुल मिलें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी उसमें उन्होंने कौन सा कोई गस्टापो फोर्स की वर्दी पहनी हुई है, वो वज़ीर आला है, वो अपनी शलवार कमीज पहन के जाएंगे, मतलब और कैसे जाएंगे? तो वज़ीर आला वो जो शलवार कमीज है, वो जो उनका टाइटल है वही उनकी वर्दी है, तो जाहिर बात है कि उस हवाले से अगर वो पैंट शर्ट पहन के जाए तो आप मुलाकात करवा देंगे? अकील मलिक साहब क्या करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं, जापानीज किमोनो पहन जाए तो वो फिर मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, मतलब यानी कि आपने मुलाकात नहीं कर। डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, आई ट्राइड टू प्लीड सोहेल हाफिदी साहब केस हेयर नहीं, मुलाकात हो सकती है। नहीं, कैसे हो सकती है मलिक साहब? मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं जी डॉक्टर साहब बता दें। नहीं, अच्छा चले डॉक्टर साहब आप बताएं सर, कैसे मुलाकात हो सकती है? ये इनके दिमाग में कि जब कोई डिग्गी में जाएगा तो शायद मुलाकात हो जाए। डिग्गी में जाएगा सर? हाँ, डिग्गी में बाज लोग चले जाते हैं ना, तो मुलाकात वो समझते हैं वो लोगों की ये भी तरीका आजमा के नहीं, नहीं तो वो तो सर्च हो जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, डिग्गी तो ये नाके पे खोल लेंगे। देखिए मुनीब साहब, अभी बैरिस्टर साहब बातें बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है ना एजुकेशन में वो लगाई है इमरजेंसी। जी मेरे ख्याल में वो जब से इमरान खान ने कहना शुरू किया ना कि एक तो ये अनपढ़ है, ऊपर से कोशिश नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि शायद चलो कोशिश कर लो, इमरजेंसी लगा के देख लो, शायद कुछ हो जाए। लेकिन अब मैं थोड़ी सी सीरियस बात करता हूँ। जी देखिए, मेरी नजर में चिल्ड्रन के इशू को एड्रेस 27वीं तरमीम है। मेरी नजर में ये जो 27वीं तरमीम है ना सर, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में है। अच्छा। इसके अंदर ये जो 18वीं तरमीम के अंदर कुछ चीजें चेंज होनी है, जरूर होनी है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसका जो पैराडाइम जो है ना, दैट इज गोइंग टुवर्ड डेंजरस पाथ। वो ये जो आप आर्टिकल 243 की बात कर रहे हैं ना सर? और दिमाग नहीं, मैं ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। इसमें एक हिस्सा पहले आ चुका है, जो मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूं। इन्होंने जुडिशरी को कंट्रोल में कर लिया है। अच्छा, उसके अंदर चीजें, अब उसमें एक चीजें और कर लेंगे। जो आहनी अदालत है, अभी आहनी बेंच बना है, उसके बाद आहनी अदालत है। अब वो आहनी अदालत बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद तो आहनी नहीं है सर, आहनी नहीं सर जी, हम पठानों से नहीं वो पढ़ रहे, हम आहनी पढ़ रहे ना। अच्छा, आहनी रहने दें, ठीक है? अच्छा, अब उसमें यह है कि मेरा ये ख्याल है ओवरऑल, आई सिंसियरली बिलीव कि हम जो कर रहे हैं आज, किसी भी वजह से कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को इतना नुकसान पहुंचेगा कि प्रोबेबली डेकेड्स लग जाएंगे इस चीज को रिवर्स करने में। हमने इससे पहले इस किस्म की बहुत सारी चीजें देखी हैं। हमने इससे पहले 1954 के अंदर भी हमने देखा है कि कैसे नजरिए जरूरत है। आज भी वो नजरिए जरूरत हमें पिंच कर रहा है, बहुत सारी चीजें हमें पिंच कर रही है। हमें
उसूलन अगर वाकई हम लोग सिंसियर है इस मुल्क के साथ, हमें इस मुल्क के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। उसके लिए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का बंदोबस्त करना चाहिए, ना कि जो हम कर रहे हैं। अगर आप देखिए, अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं, लोगों ने नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला खुदा की हस्ती को निगेट करने पे भी जस्टिफिकेशन दी हुई हैं। लेकिन असल में बात यह है कि जो सच है वो बोलना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि हम लोग अपने इख्तिदार के लिए झूठ बोलते हैं, हम अपने इख्तिदार के लिए गलत काम करते हैं। और इसमें मैं किसी एक पार्टी को नहीं शामिल कर रहा, मैं सारी पॉलिटिकल सिनारियो, सारी जो एस्टैब्लिशमेंट एंड एवरी अदर इंक्लूडिंग जुडिशरी, इंक्लूडिंग मीडिया, हम सारे बैठ के अवाम से सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है और ये इस मुल्क का प्रॉब्लम है। झूठ खत्म कर दे, ये मुल्क तरक्की करना आज शुरू कर देगा। बैरिस्टर साहब, एक बात है, वो कमांड एंड कंट्रोल की बार बार डॉक्टर साहब ने पहले भी इसको आर्गुमेंट में लेकर आए, इस दफा भी उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हैं ये इररेपरेबल डैमेज होगा बहुत सारी चीजों के ऊपर, एंड इट्स मोर अबाउट कमांड। आई गेट द अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर साहब परहैप्स डिडंट वांट टू मेंशन आर्टिकल 243, बट आई नो उनके जो रेफरेंस था वो उधर ही था। उसके अंदर उसके ऊपर शायद एप्रीहेंशंस हैं, जो मुझे लगा वो एक सेनेट के ऑनरेबल मेंबर है, उनको एप्रीहेंशंस हैं। आप उनको जरा थोड़ी सी लेआउट कर देंगे कि आप क्या प्रपोज कर रहे हैं उसके अंदर? देखिए, एक तो ये अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है कि मैं यहाँ पे वो बात छेड़ूं या डिस्कशन सारी तमाम तर ड्राफ्ट के अंदर जो है। आई एम श्योर के ये जो कमेटीज में मामला आना है, आप उसमें देखेंगे, हाउस में ले होगा, सबके सामने होगा ऑब्वियसली। पर जो चले डॉक्टर साहब समझ रहे हैं वैसा ही कुछ है या ऐसा नहीं है? नहीं, आई थिंक ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है। ये एक देखे ना देखा है ना कुछ पता है। नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू है, उस पे ये मैं आपको जरूर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ इस हद तक कि यहाँ पे जो इदराक हमें हुआ है, जो एक रेकनिंग हुई है आफ्टर मार्का हक एंड बनियान मरसूस की कामयाबी के बाद, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों को जो है एक कोहेजन में, कोऑर्डिनेशन में रख के आगे बढ़ना चाहिए। और मजीद जो है इस मुल्क के दिफा के हवाले से, इस मुल्क की कौमी सलामती के हवाले से जो इश्यूज हैं वो मीडिया पे आके डिस्कशन की बात नहीं है। ये ऑनरेबल मेंबर हैं सेनेट के, सेनेट में वैसे भी पहले ही पेश होगा जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये रिक्वेस्ट भी थी डीपीएम साहब की, उन्होंने कहा कि पहले आप सेनेट में इसको ले करें, तो जब भी ये होता है काबीना से थ्रू होके तो सेनेट में आ जाएगा। जब सेनेट में आएगा तो ही गेट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो देखेंगे कि कोई जिस तरह की इनके जहनों की इख्तरा है कि ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या चीज है जी, कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ आपने देखे ना, ये हर मुल्क की कोशिश होती है, स्पेशली विद इन द रीजन। एक आप इतनी ऐसी जो बॉर्डर्स पे जो सिचुएशन है उसको अगर देखें, वेस्टर्न ईस्टर्न हवाले से जो दोनों तरफ बॉर्डर्स हैं, फिर आप एक रीजनल पर्सपेक्टिव आप अगर आप देखें, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से आप चीजें देखें, तो फिर आपको पता चलता है कि आपने अपना जो दिफा है और आपने अपनी जो डिफेंस कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज हैं उसको फर्दर होन करना है, उसको फर्दर जो है ऑगमेंट करना है, फर्दर आपने स्ट्रेंथन करना है इस तमाम तर पहराए में। तो ये हर मुल्क की अवलीन तरजीह होती है। अगर ये हमारी भी है तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब ये आउट इन दी ओपन होगी बात, बिफोर द ऑनरेबल सेनेटर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ द ऑपोजिशन, तो फिर उनको पता चल जाएगा, वो देखेंगे कि जो जिस तरह वो सोच रहे थे शायद उस तरह नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बैरिस्टर साहब ने एक बड़ा क्लियरली बताया कि शायद आपकी एप्रीहेंशन ज्यादा है। हो सकता है जो आप महसूस कर रहे हैं ऐसा ना हो सकता है जेन्युइन जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हों। आपको नहीं लगता कि थोड़े से ज़्यादा आप नेगेटिव हो गए हैं इस सारे मामले को देखते हुए? उसकी एक वजह जारी बात है कि इन्होंने पहले डिनाई करते रहे, फिर उन्होंने कहा बाज़ाब्ता तौर पर कोई नहीं है, किसी से शेयर नहीं हुआ अभी तक ड्राफ्ट। हो सकता है ड्राफ्ट आपके सामने आए तो ऑब्वियसली एज अ लॉ मेकर आपको भी लगे कि नहीं यार, ओइंग टू दी सिक्योरिटी कंडीशंस दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगेन मैं आप अच्छा काम करें और उसका प्रोसीजर ठीक ना हो तो वो अच्छा काम गलत हो जाता है। 26वीं तरमीम में
मुझे एक बात बताएं, हमने जब 2000 ये जो 18वीं तरमीम थी, जी उसके अंदर कोई 6 महीने डिस्कशंस होती रही हैं पार्लियामेंट के अंदर। जी अच्छा, इसके अंदर 26वीं तरमीम के अंदर हमने 1 मिनट भी डिस्कशन नहीं की पार्लियामेंट के अंदर। हाँ, हमने मौलाना फजल रहमान के घर में जाके 4 बंदे बैठ के बात कर लिए, फलाने के घर में जाके इधर उधर जाके पार्टी समोसा इधर उधर सब कुछ चल रहा था, लेकिन दैट इज नॉट हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पास में। दुनिया में ये होता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे होते हैं, आप बाज दफा उसको पब्लिक में लेकर जाते हैं, अपना पर्सपेक्टिव लेकर जाते हैं, और आप एक किस्म का उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं पब्लिक को। यहाँ पे हर से छुप छुपा के हो रहा है। देखिए, जो काम छुप छुपा के हो रहा होता है ना, उसके अंदर जरूर कोई गलतियां होती है, उसके अंदर जरूर कोई नीयत खराब होती है। ये मेरा एक जनरल परसेप्शन है। नंबर 2, क्या ये लोग इस वक्त पूरे हाउस को, पूरे सेनेट को, बजाय कमेटियों में डालने के पूरे सेनेट के अंदर, क्योंकि कमेटी में 10 बंदे होंगे, 15 होंगे, चलो इनवाइटी करके 20 कर जी देंगे, सेनेट के अंदर 100 बंदा होता है। जो दूसरा जो क्या कहते हैं नेशनल असेंबली है, उनके अंदर 350 बंदा होता है। आप इसके अंदर डाले, लेट एवरीबडी टॉक अबाउट इट, ठीक लेट एवरीबडी डिस्कस अबाउट Everybody इट। will get फिर a chance. उसके बाद हम इसके ऊपर करें। दैट इज हाउ इट शुड बी डन। ठीक अगर है। जल्दी जल्दी करेंगे, किसी को पता नहीं, आपके अपने लोगों को नहीं पता, हमें नहीं पता कोई क्या हो रहा है, तो फिर यही जब हम पैदा होते हैं ना, Right. इन्हीं चीजों से सारी चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक अकील मलिक साहब कह रहे हैं दे विल नॉट रश थ्रू इट, टाइम देंगे। अकील मलिक साहब, ये तो आप प्लेज कर सकते हैं। Absolutely. एक हफ्ता कोई टाइम है? एक हफ्ता कोई जी टाइम है? देखिए, मैं यही इन लोगों कह रहा हूं कि जब इन ले लोगों ने होगा, 17 से पहले करना है। जब ले होगा तो डॉक्टर साहब को पूरा पूरा मौका मिलेगा। कमेटीज का तो मैंने बात की कि जाहिर बात है कि कमेटीज, जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, वो तो अपना काम करेंगी, लेकिन इफ ही वांट्स टू ऐड एज मेंबर ऑफ ऑफ द सेनेट, देन ऑफ कोर्स ही विल हैव द फ्लोर, और उनका माइक वहां पे लगा हुआ है। जब वो पैसेज के लिए आएगा तो उसके पहले बिल्कुल बताएं, इनको वोटिंग, इनकी वोट काउंट होगी ना, वैसे ये हक में डालें, खिलाफ डालें या एब्सटेन करें। ठीक, तो ये तो होगा, इनके पास तो वो राइट है। आई रियली होप वो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी अलाउ कीजिए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब बैरिस्टर मलिक साहब का और सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मौक़िफ़ अपोजिशन का, सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ, हुकूमत की तरफ से अकील मलिक साहब, उन्होंने मौक़िफ़ बताया 27वीं तरमीम के हवाले से, और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही, इस हवाले से भी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद चौधरी साहब, पाकिस्तान के नामद सहाफ़ी है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये 27वीं आईनी तरमीम बड़ी इसके ऊपर लेदे हो रही है, आपके नज़दीक ये कितनी स्मूथली ये सारा कुछ हो जाएगा? पहले तो जरा इस पर बात कर ली जाए ना, कितने आसानी से हो जाएगा? पिछली साल वाला शोर होगा या इस दफा काम सेट हुआ हुआ है? नहीं हो तो स्मूथ जाएगा, पार्शली होगी, क्योंकि कुछ रिजर्वेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 चीज़ों पे नहीं मान रही, और वो एक NFC अवार्ड है जिसके अंदर ज़ाहिर है आने एक तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है तमाम सूबों को कि जो सूबों का शेयर है वो मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सरेंडर नहीं करना चाहती, और इस पे बाकी सूबे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, बिलखसूस बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इनके बाकायदा आपस में राब्ते हुए हैं। पंजाब जो है इसके ऊपर साइलेंट है, वो ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, और जाहिर है पंजाब का फैसला तो उस वक्त होगा जब बाकी सूबों का होगा। तो NFC अवार्ड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, 18वीं तरमीम के अंदर जो 2 वजारतें मांगी जा रही हैं वफाक की तरफ से, एक एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, क्योंकि एजुकेशन की मिनिस्ट्री के अंदर बजट बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ ये भी क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। एक जगह पे एक हीरो होता है, दूसरी जगह पे वो विलन बन जाता है। जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 3 सूबों के अंदर हीरो है, एक सूबा यानी सिंध के अंदर वो विलन है, और वहाँ पे राजा दहर जो है उसको हीरो बनाया गया है, जिसके साथ मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला हुआ था। तो ये जो एक गड़बड़ है सिलेबस के अंदर, वो भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा वफाक। और दूसरा, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा है एजुकेशन का, तो वो चाहते हैं कि एजुकेशन का बजट इनके पास हो ताकि रेवेन्यू जो है वो वफाक के पास ज़्यादा हो। और सेकेंडली, बहबूद आबादी जो है उसका भी महकमा जो है, उसकी जो वजारत है वो वफाक अपने पास लाना चाहता है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो NFC अवार्ड में शेयर मिलता है वो बेसिकली आबादी की बुनियाद पर मिलता है। तो अब क्योंकि जब आबादी कंट्रोल नहीं होगी तो NFC अवार्ड के चक्कर में हो सकता है कि सूबे उसके ऊपर काम ना कर रहे हो, तो वो वजारत भी वफाक जो है अपने पास लाना चाहता है। दूसरा, उसके ऊपर बाहर से फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और वो फंडिंग जो है ज़ाहिर सूबों को चली जाती है, तो वफाक की कोशिश है कि वो फंडिंग भी वफाक के अंदर रहे।
और इसके ऊपर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। बाकी 3 जो तरमीम है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानी हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक डील भी बड़ी अच्छी मिल रही है उसके अगेंस्ट। एक तो 243 के अंदर तब्दीली है जो मेरा ख्याल है कि हो जानी चाहिए, क्योंकि जब ये आइन बना था 1973 में तो उस वक्त जो जंग का जो सिनेरियो था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, और अब 52 साल बाद ज़ाहिर है हर चीज़ बदल चुकी है, वॉर थिएटर चेंज हो चुका है, उसके डायनामिक्स बदल गए हुए हैं। तो उसके अंदर अगर तब्दीली हो जाए तो उसके अंदर हरज कोई नहीं है, और इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई रिजर्वेशन भी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि इसके ऊपर खुश भी है और वो चाहती है कि ये तब्दीली हो जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 2 हिस्से करके एक आइनी अदालत बनाने का फैसला है, और उसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी है, क्योंकि अगर ये जल्दी यानी 14 तारीख को या 15 नवंबर को अगर ये तरामीम हो जाती हैं तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को इसका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और ज़ाहिर है फिर उन्हें उसका सुप्रीम कोर्ट जो आइनी अदालत होगी उसका चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, और वो उनका ताल्लुक भी सिंध के साथ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ऊपर भी खुश है, रजामंद है। इसके साथ साथ जो जजेस के तबादले हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई तरमीम करना चाहती है, उसकी जो हैयत है उसको बदलना चाहती है वफाकी हुकूमत, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर भी ऑन बोर्ड है। और इसके साथ अगर ये सारी तरमीम मंसूर हो जाती हैं जो थोड़ा सा इशू है उसके बाद, तो फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी। तो एक अच्छी फेयर डील है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रजामंद है। बट चौधरी साहब, इसके ऊपर जो मफरूज़े हैं या प्रोपेगेंडे हैं कि ये जारी बात है जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है जिसे ख्वाजा आसिफ साहब हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, पिछली 26वीं तरमीम और अब 27वीं, ये इस निज़ाम को मज़ीद मजबूत करने और इसको तूल देने के लिए भी काम आएंगी। ये एक तासुर है जो कि आम तौर पर इसके ऊपर बात की जा रही है। क्या आप इससे एग्री करते हैं कि जो ये तासुर बनाया जा रहा है? देखें, जो हाइब्रिड निज़ाम है ना वो उसको किसी तरमीम की भी ज़रूरत नहीं और किसी आइन की भी ज़रूरत नहीं है। 1973 का आइन था तो क्या उस आइन ने जनरल ज़ियाउल हक साहब को रोक लिया था? अगर तो रोकने में कामयाब हो गया था फिर तो हम तो कह सकते हैं कि जी ये जो तरमीम है उसका कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, या हाइब्रिड निज़ाम जो कमज़ोर हो सकता है। फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी अगर रोक लिया था इस आइन ने तो फिर तो कहा जा सकता है कि ठीक है जी वाकई तरमीम नहीं होनी चाहिए। ये जितने हाइब्रिड निज़ाम होते हैं और जितनी आमरीतें होती हैं, जितनी तब्दीलियाँ आती हैं, उसको आइन बेबसी से देखता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती, उसके सामने एक कोई ढाल कायम नहीं कर पाती। लिहाजा ये नहीं कहना चाहिए कि जी आइन के अंदर तब्दीली हो जाएगी तो इससे जो है वो जमहूरियत कमज़ोर हो जाएगी। जमहूरियत पहले है कहाँ पे, और आज की बात नहीं है, आप पीछे चलते चले जाएँ आपको किसी जगह पे भी जमहूरियत नज़र नहीं आएगी। बल्कि ये मुनीफ साहब, पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क होगा जिसका माजी उसके मुस्तकबिल से ज़्यादा शानदार और बेहतर नज़र आता है आपको। आप माजी में चलते जाएं आपको हर चीज़ बेहतर होती हुई नज़र आएगी, और जो जो आप हाल और फ्यूचर की तरफ बढ़ते जाएंगे आपको उसके साथ साथ चीज़ें कमज़ोर होती हुई नज़र आएंगी। तो इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जितना चाहे मजबूत आइन बना लें, लेकिन किसी वक्त भी अगर किसी जनरल याह्या खान को या जनरल ज़ियाउल हक को या फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ज़रूरत पड़ेगी इस आइन को बदलने की तो वो फ़ौरन बदल देंगे, बल्कि इस पूरी आइन की किताब को ठप करके अलमारी में रख दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ताला लगा के साथ दुआए खैर भी करेगी। बट सर, अब जो आज सूरत हाल है, पार्लिमानी जमहूरियत है हमारे मुल्क में, हाइब्रिड, मैंने मिसाल दी ख्वाजा साहब ने कहा, बट निज़ाम ये है कि एक हुकूमत है वो चल रही है, उसको बेपनाह सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की मुक्तदरा की, लेकिन आज तो ना परवेज़ मुशर्रफ साहब वाले हालात हैं, ना ज़ियाउल हक साहब वाले हालात हैं, ना याह्या खान वाले हालात हैं। इन मामलात को देखते हुए जो तरामीम हमारे मुल्क में इस वक्त प्रपोज की गई हैं उसमें देखिए जो NFC वाला मामला है, ये आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है कि ये पहली दफ़ा नहीं है, ये तो काफ़ी अरसे पहले भी इसके ऊपर कहा गया था कि इसका जो फार्मूला है उसमें एनोमली है, ये ठीक नहीं है। क्या इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर रिजर्वेशन है, या इतनी ताकत इस वक्त है हर जगह कि नहीं इसको हर सूरत मंजूर करवाना है? एक पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम के अंदर वाकई गड़बड़ है। जब आप वफाक के पास पैसा नहीं छोड़ेंगे, इख्तियारात नहीं छोड़ेंगे और वो कमज़ोर हो जाएगा तो वो ज़ाहिर है फिर 4 सूबे जो है, 4 जो इकाइयाँ हैं उनको जोड़ के नहीं रख सकेगा। अब ये देखिए आपके पास एक जॉइनिंग फोर्स होनी चाहिए, आपके पास एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जो उसको बांध के रखे।
अब अगर आप बांधने वाली जो ताकत है उसको आप कमज़ोर कर देंगे, उसके पास पैसा नहीं होगा, उसके पास इख्तियार नहीं होगा, उसके पास पावर नहीं होंगी, उसके पास बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक मुल्क को चलाने के लिए होती हैं, वो अगर नहीं होगा तो वो ज़ाहिर है फिर मुल्क तो टूट जाएगा खुदा ना खास्ता। तो 18वीं तरमीम जब की गई थी तो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया था, या उस वक्त ही सोचा गया कि ठीक है वफाक को कमज़ोर कर दें, सूबों को मजबूत कर दें, क्योंकि एक सूबे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, दूसरे सूबे के अंदर नून लीग की गवर्नमेंट है, तीसरे सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और चौथा सूबा जो वह मिल मिला के सारे चला लेंगे। तो उस वक्त उन्होंने फैसला किया है कि अगर वफाक कमज़ोर हो भी जाता तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन अब ज़ाहिर है वफाक कमज़ोर होगा तो मुल्क कमज़ोर होगा, इस चीज़ का सब लोगों का इदराक है। 18वीं तरमीम जो है वो मुनीफ साहब तब्दील होकर रहेगी, NFC अवार्ड जो है ये भी रिवर्स होगा, आप देखिएगा। और इसके साथ साथ जो 4 बड़ी वजारतें हैं जो इस वक्त सूबों के पास है, जिसके पास पैसा भी है और जो पूरे मुल्क को कंट्रोल भी कर सकती हैं, वो भी अल्टीमेटली वफाक के पास आएंगी। अब ये 27वीं तरमीम में आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए 28वीं तरमीम करनी पड़ेगी। और अगर 28वीं तरमीम भी कामयाब नहीं होती तो फिर 29वीं तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है, उसके बगैर ये मुल्क चल नहीं सकेगा। क्योंकि जो वफाक है जो 20 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, उसके अंदर से ना तेल निकलता है, ना इसके अंदर से सोना निकलता है, ना इसके अंदर से यूरेनियम निकलता है कि आप उसको बेच के अपने पूरे मुल्क को चला लेंगे। और दूसरा इसके ऊपर लोड आप देख लें, जो कर्ज़ों का लोड है वो आपके सामने, उसकी किस्तें अदा करनी पड़ती है, उसका सूद अदा करना पड़ता है। वफाक के पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसको बेच के वो ये कर ले। दूसरा जो सिख यूनिट्स हैं वो आपके सामने है, 2000 अरब रुपया तो उनके ऊपर लग जाता है, और उनको भी वफाक को पैसे देने पड़ते हैं, PIA को, स्टील मिल को, पाकिस्तान रेलवे को। ये बहुत सारे ऐसे सिख यूनिट्स हैं जिनको ज़ाहिर है आप चलाने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो दिफा का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान दिफाई अखराजात के बगैर सर्वाइव भी नहीं कर सकता जो इस वक्त सूरत हाल है। एक साइड से आप देख लें अफगानिस्तान प्रेशर डाल रहा है, दूसरी साइड से इंडिया प्रेशर डाल रहा है, तो आपको मज़ीद पैसे चाहिए अपने डिफेंस को ज़्यादा इंश्योर करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको ज़ाहिर है पैसा चाहिए, और पैसा आपके पास है नहीं, तो बगैर पैसे के फिर आप इन चीज़ों को कैसे चलाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको या NFC अवार्ड को ख़त्म करना पड़ेगा या 18वीं तरमीम के अंदर तब्दीली करना पड़ेगी। और अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपके पास कुछ सोर्सेज होने चाहिए जिसको आप बाहर बेच के वफाकी ख़जाने के अंदर पैसा डाल सके ताकि मुल्क चल सके। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो 27 में हो जाता है, ठीक है, ना हुआ तो फिर 28वीं होगी, 28वें में नहीं होता तो 29 में भी होगी। और ये उस वक्त तक तरमीम की कोशिश की जाती रहेगी जब तक ये 18वीं तरमीम रिवर्स नहीं होती। अच्छा, ये अब ज़रा इस बात पर हम आ जाते हैं चौधरी साहब की टुवर्ड्स द एंड कि ये जो सिलसिला शहरियार आफरीदी साहब के साथ, सोहेल आफरीदी साहब के साथ वफाकी हुकूमत का ख़राब है या उनके ताल्लुकात ख़राब हैं, ये आपको लगता है ख़राब रहेंगे लेकिन मामला चलता रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं ये रबर बैंड इतना स्ट्रेच हो गया है कि ये अब टूट जाएगा, इससे ज़्यादा खिंचाव नहीं बर्दाश्त हो सकता? मेरा ख्याल ये है कि सोहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए, और वफाक बगैर किसी वजह के इस इशू को इशू बना रहा है और बगैर किसी वजह के रुकावटें खड़ी कर रहा है, तो वफाक को चाहिए कि उनकी मुलाकात करवा दें। मुलाकात से क्या हो जाएगा? कोई इमरान खान साहब के पास कोई एटमी राज तो है नहीं कि वो सोहेल आफरीदी साहब को दे देंगे, या सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उनके पास कोई ऐसा मिसाइल बनाने का कोई तरीका तो नहीं है कि वो इमरान खान साहब को दे देंगे और इमरान खान साहब छत फाड़ के बाहर निकल जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। सोहेल आफरीदी साहब को जाना चाहिए, इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात होनी चाहिए ताकि सूबा चल सके, कोई मामलात जो है ना आगे बढ़ें। लेकिन खदशा सबका यही है कि जब इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे तो इमरान खान साहब कहेंगे कि लोगों को इकट्ठा करें और इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़ाएं, तो वो नहीं उनको ये मौका देना चाहते कि इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो सोहेल आफरीदी साहब तक पहुँचे और सोहेल आफरीदी साहब उसके ऊपर अमल दरामद पर मजबूर हो जाएँ। लेकिन ये खदशा ही है सारे का सारा, इससे आगे कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के सामने है कि ऐसे सिनेरियो के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से लोगों का निकलना और फिर वफाक के ऊपर चढ़ाई करना, और फिर 2 मिसालें भी उनके सामने हो, जो TLP की मिसाल है और दूसरी ख़ुद जो नवंबर 2024 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, वो मिसालें भी सामने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सोहेल आफरीदी साहब कोई हजूम इकट्ठा कर सकेंगे और वो यलगार कर सकेगा इस्लामाबाद के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर आज तक जितनी यलगारें हुई हैं उसकी 2 ही वजूहात थी, और दोनों वजूहात जब इकट्ठी होती थी तो उसके बाद ही यलगार होती थी। वैसे नहीं, एक तो पंजाब एक्टिव होता था क्योंकि पंजाब के अंदर नफरी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर 1% पंजाबी भी बाहर निकल आएँ तो 12 करोड़ आबादी है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कितना ज़्यादा हजूम सड़कों के ऊपर होगा। और दूसरा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट हमेशा बैक करती थी और कोई ना कोई जनरल फैज़ हमीद होता था जिसकी बुनियाद पे फिर पंजाब बाहर निकलता था और उसके बाद ज़हीरुल इस्लाम साहब भी डाल सकता था। छोटे सूबे आज तक
बाहर नहीं आ सके, आज तक कोई डेंट नहीं डाल सके, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर। इससे पहले जनरल फैज़ हमीद साहब क्योंकि वहाँ पे पेशावर में थे तो उनके कहने पे कुछ ना कुछ होता रहा है, लेकिन जब वो भी गए हैं तो पेशावर से भी लोगों ने निकलना बंद कर दिया है। तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं देगी या पंजाब बाहर नहीं निकलेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सकेगी, और मुझे सरेदस्त इन दोनों का इम्कानात ज़ीरो नज़र आता है। अच्छा, अब आखिरी सवाल इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी, अब तो वो फ्रंटल अटैक हो रहे हैं, उन्होंने जो जो बातें उनकी हमशीरा बार करती हैं, अब जारी बात है टारगेट पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत को किया जाता है। ये क्या फिर हम समझ लें कि खान साहब को भी पता लग गया कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, तो अब टकराव ही है या मैं हार्ड लाइन लूंगा, बस वही है, कोई ऑप्शन नहीं है? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अपने आप को दीवार के साथ लगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जी मेरे पास और गुंजाइश नहीं है सवाल लड़ने के, तो वो लड़ाई पे चले गए हैं। और उससे पहले उन्होंने कुछ ट्राई भी की और उनकी पार्टी ने भी ट्राई की, लेकिन वो कामयाबी उनको हासिल नहीं हो सकी। ये याद रखें कि अभी जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे फैसला किया हुआ है कि वो किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी, वो पीछे नहीं हटेगी। जो उन्होंने फैसला कर लिया है बस उस फैसले पे हर सूरत अमल दरामद होगा। और दूसरा ये है कि हार्ड स्टेट बनेगी, कोई सॉफ्ट स्टेट का जो तासुर था पाकिस्तान के अंदर के कोई भी मुज़ाकरात कर ले, कोई भी इसको डरा ले, कोई भी धमका ले, कोई भी अपने मुतालबात मंजूर करवा ले, तो वो इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इसके अंदर कोई लचक किसी जगह पर होगी। आप देख लें कि जब से नई इस्टेब्लिशमेंट आई है तो कोई एक भी ऐसा फैसला नहीं जो अनडू हुआ हो, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है या इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की मुखासमत है, कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसे अनडू किया गया। तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अपना माइंड क्लियर कर लिया है कि अगर मुल्क ने चलना है तो फिर हमारे फैसले सख्त होने चाहिए और उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। तो इमरान खान साहब के लिए गुंजाइश सरेदस्त मुझे नज़र नहीं आ रही कि कोई गुंजाइश हो, लेकिन कहा जाता है कि अगर इंसान जिंदा है तो कुछ भी हो सकता है, और ज़ाहिर है इमरान खान साहब जिंदा हैं। इससे पहले आप देख लें आसिफ अली जरदारी साहब कितनी मरतबा जेल गए और अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी, तो उसके बाद टेबल टर्न हो गया। तो मियां नवाज शरीफ के साथ क्या क्या होता रहा, टेबल टर्न हो गया। तो इमरान खान साहब अगर हयात हैं और इनकी ज़िंदगी जो है उनकी मोहब्बती चलती रहेगी तो फिर कोई मसला नहीं है, किसी न किसी वक्त मामला सेटल हो जाएंगे, लेकिन सरेदस्त फौरी तौर पर कोई हल निकलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। मनीष साहब बहुत शुक्रिया जनाब जावेद चौधरी साहब मौजूद थे। जो अहम मामलात हैं उस पर तज्जिया और ख़बर आपके सामने हमने रखी। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।